सो हाउ एवरीवन, दिस इज सचिन प्रजापति और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि जेई मेंस पेपर 2 बीआर और बी प्लानिंग के पूरे परफेक्टली शेड्यूल के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, एग्जाम डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म जिसकी लास्ट डेट 22 ऑफ नवंबर है। जिसने अप्लाई नहीं किया हो तो प्लीज अप्लाई कर लो जल्दी, और जिसने अप्लाई कर लिया हो तो उनके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है किसी कारणवश, पर लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे दूं, चाहे आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लिया हो, उसके बाद की बात एग्जाम के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और एग्जाम में जो पैटर्न चेंज हुआ था उस जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा अपन अपडेट के बारे में कुछ बात करनी है, क्या क्या चीज अपडेट से रिलेटेड है। और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप अभी तक फिल कर रहे हो तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरी एक जेई मेन की एप्लीकेशन फॉर्म की रेप्लिका बता रहा हूँ। मतलब रेप्लिका मतलब कि क्या क्या स्टेप आपके सामने आएगी, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना होगा, वो सब अपन इसी स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चाहो तो कॉपी पेन निकाल सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हो तो उसको साथ में लिख सकते हो, ताकि बार बार आपको वीडियो पे आना ना पड़े और ताकि आपको बार बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को खोलकर चेक ना करना पड़े। तो अपने साथ एक चीज पॉइंट्स लिख लो ताकि आप कभी भी उसको जो आपकी आंखों के सामने बार बार रहेंगे अगर आप लिख लोगे तो। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मैं भी से कह रहा हूँ, पर लास्ट से बनाए ना पूरी वीडियो काम की। एक बार वीडियो देख लोगे तो बार बार आने की जरूरत नहीं होगी, सबके सब इन्फॉर्मेशन एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्या क्या नई चीज अपडेट्स वगैरह है। ठीक है, तो वह सब चीजों के बारे में बात करेंगे, चाहे पेपर पैटर्न हो, पूरी मार्किंग स्कीम हो क्या रहने वाली है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो इस बार क्या है, 12 प्लस 75% वाला, 65% वाला, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। फीस क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक फिल नहीं की है तो। ठीक है, बाकी एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का समय क्या होगा, कौन कौन जेई में दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, और इस बार कितने अटेम्प्ट है। अब पता होगा आप तो जेई एडवांस के इस बार 3 अटेम्प्ट कर दिए गए थे, पर लेकिन फिर से नया अपडेट आया तो फिर से 3 अटेम्प्ट को घटाकर 2 अटेम्प्ट कर दिए गए थे। ठीक है, तो वैसे जेई के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं है, तो वो सब अपन देखते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। वीडियो थोड़ी सी पहले आ जा रही थी, पर लेकिन कुछ कारण की वजह से ये वीडियो लेट हो रही है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप चीज समझोगे। फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं वो है जेई में 25 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। हो सकता है आपने देखा भी होगा, ऊपर ऊपर से कुछ कुछ देखा होगा। अपन पूरा डिटेल डिस्कस करें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस बार काफी अच्छा डिजाइन बनाया गया, देखो आप पूरे अच्छे से एकदम जो, बिकॉज जेई एक इंजीनियरिंग एग्जाम है। ठीक है, तो आप इसको देखिए इंजीनियर बनते हो तो इंजीनियर की तरह से पूरा एक प्रॉपर तरीके से देखो कैसे एक पूरा मशीन की तरह से सजाया गया है, जस्ट लाइक लगे गया। ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, हर बार ऐसा होता नहीं है, इस बार किया गया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया वो है फर्स्ट नंबर पेज, जहां पर आपकी आती है इंडेक्स वगैरह। चलो पहले आता है विजन मिशन। और विजन मिशन तो हमको पता ही है कि इनका विजन मिशन एग्जाम कराना और हमारे से पैसे लेना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। वो है टेबल ऑफ कंटेंट। देखो टेबल ऑफ कंटेंट दे रखे, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे हमारे को मतलब नहीं, हम सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट बोल रहे हैं आपको लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस वगैरह, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डेट्स वगैरह जो अपन आने वाले समय में देख रहे हैं। इंडेक्स दे रखी है, इंडेक्स को क्या ही देखना भाई, हम तो सीधे मेन कहानी के अंदर चलते हैं। हम या ट्रेलर नहीं देखते, हम सीधे मेन कहानी पे जंप लगाते हैं। ठीक है, तो और मेन कहानी देखते हैं क्या कहती है कहानी। अभी उससे पहले, कहानी से पहले कुछ कुछ बताएगी आपको, कहानी के अंदर जो कुछ कुछ कीवर्ड यूज करें उनके फुल फॉर्म, हमको कोई मतलब नहीं, हम सीधी कहानी देखेंगे, हम फुल फॉर्म भी नहीं देखते। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो और फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हो यार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लैंस। देखो यार इंपॉर्टेंट डेट सबको शायद नहीं पता हो जो भी हो, एक बार एक नजर मार लेते हैं। शुरू के अंदर सब चीज आ रही है, तो हमारे पास जो सेशन नंबर 1 जो है जनवरी 2025 जेई मेन का हमारे पास जो होने वाला है, आपको बताइए। ठीक है, 2 सेशन होने वाले, जनवरी के अंदर और एक अप्रैल के अंदर। अब ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका था, वो स्टार्ट हो गया था 28 अक्टूबर से, और लास्ट अप्लाई करनी 22 नवंबर है। ठीक है, याद रखिए 22 नवंबर रात को 9 बजे तक। ठीक है, और साथ साथ में पेमेंट करने की अप टू 1150 तक आप पेमेंट कर सकते हो, बाकी 9 से पहले अप्लाई कर सकते हो। मे बी पॉसिबल है कि ये एप्लीकेशन डेट्स कुछ हो सकता है 1 या 2 दिन और बढ़ जाए, पर कुछ नहीं कह सकते। आपको 22 से पहले 9 से पहले अप्लाई कर देना है, याद रखना। ठीक है, हमको उसके भरोसे नहीं रहना है। नेक्स्ट देखो करेक्शन अगर करना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वो आप कर सकते हो। एंटी वेबसाइट के ऊपर आएगा करेक्शन के लिए क्या क्या रहेगा, अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है। सिटी इंटीमेशन स्लिप फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 आपके सिटी इंटीमेशन आ जाता है पहले। उसके बाद डाउनलोड के एडमिट कार्ड वगैरह जो एग्जाम के 3 दिन पहले आपको दिखने वाला है। और बाकी एग्जाम जो है वो डेट्स क्या लिखेगी इस बार, 22 ऑफ जनवरी से लेकर 31 ऑफ जनवरी के बीच आपके मॉर्निंग शिफ्ट 2 शिफ्ट में होगा भाई, मॉर्निंग में होगा और क्या होगा, इवनिंग शिफ्ट में होगा। मेन चीज है कि इसमें बी आर और बी प्लानिंग, 2 पेपर में बी आर के बी प्लानिंग हो सकता है। आप लोग पेपर नंबर 2A बी आर वाला दे रहे हो और कोई पेपर नंबर 2B बी प्लानिंग दे रहा हो, और कोई सकता है दोनों दे रहा हो। ठीक है, तो अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो तो भाई ये दोनों एग्जाम जो है ना एक ही दिन होते हैं, और होता है वो जनवरी अटेम्प्ट के फर्स्ट वाले दिन, यानी कि 22 जनवरी। ये हमारी डेट लिखी हुई देखो बी आर की डेट, दिस इज द डेट्स ऑफ बी आर के एग्जाम। 22 जनवरी हर बार ही होता है, हर साल की ये ट्रेंड चलता है कि जनवरी अटेम्प्ट के अंदर फर्स्ट वाले दिन होता है एग्जाम, और अप्रैल जो सेकंड वाला अटेम्प्ट होगा ना उसके लास्ट वाले दिन एग्जाम होता है। हर बार का ट्रेंड ही चलता है। ठीक है, तो अभी के लिए पहला दिन जो कि 22 जनवरी मिल रहा है, 22 जनवरी के अंदर मॉर्निंग वाले शिफ्ट भी बी आर बी प्लानिंग का ही होगा, इवनिंग वाले शिफ्ट भी बी आर बी प्लानिंग का होगा। डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। इस बार देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट जेईई मेन का अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज शायद अब तक जो है आई थिंक जब तक ये लास्ट डेट आ रही तब तक आई थिंक 12 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, जो कि अब तक सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है
एक सेशन के अंदर, ठीक है। बाकी लास्ट ईयर ओनली 10 या 11 लाख तक ही आंकड़ा पहुंचता है, इस बार 12.5 लाख से ऊपर पहुंच चुका है, हो सकता है 13-14 लाख तक पहुंच जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो मे भी शायद इस बार थोड़ा जनता बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें रहने वाली है, हमारा एग्जाम डेट है, ठीक है। आगे चलते भाई, हमारा डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड आंसर की वगैरह वो सब आने वाले हैं, आपको सब बाद में मिल जाएगा। बाकी ये रिजल्ट जो है वो आएगा 12 फरवरी, यानी 12 फरवरी को हमारे पास बीआर को बी प्लानिंग का रिजल्ट नहीं आता है, 12 फरवरी को जेईई पेपर नंबर 1 बीटेक का रिजल्ट आता है। बिकॉज बीआर के अंदर, वो बी प्लानिंग के अंदर बीआर की बात करते हैं तो हमारी ड्राइंग शीट्स होती है जिसको मैनुअली चेक करनी पड़ती है हाथ से, उसमें टाइम लगता है। तो आप ये लगभग बीआर के जनरल देखा गया 1 महीने का गैप लेकर आता है, 1 महीने का मतलब है, और इस बीटेक के रिजल्ट के 10 दिन बाद आता है। तो इसका 1 महीना कितना हुआ, लगभग मान के चलो 22 ऑफ फेब हो गया, और इसका 10 दिन कितना हुआ 12 फेब के बाद, वो भी 22 फेब भी आया, तो दोनों बराबर मिल रहा है। यानी मान के चलो आप टेंटेटिव रिजल्ट की डेट है ना बीआर का बी प्लानिंग की, वो क्या है, वो है 22 ऑफ फेब अप्रोक्सीमेटली। 22 में 3 दिन एक्स्ट्रा मान लो तो 22 से लेकर 25 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, पेपर नंबर 2 है बीआर और बी प्लानिंग का, ठीक है ना। चलो अभी आगे बढ़ते, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए जो कि आपको बतानी थी स्टार्टिंग में। आगे बढ़ते जो सेशन नंबर 2 की बात कर रखी है, तो 2 के अंदर फिर से वही आएगा, अप्रैल की एग्जाम डेट्स रहेगी, जहां पर आपको वो ऑनलाइन सब, जो अगर आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बाद में अप्लाई करते हैं सेकंड वाले सेशन के लिए, या फिर जो फर्स्ट में कोई देता ही नहीं सेशन, फिर सीधा सेकंड वाले पहली बार देता है, तो वो अप्लाई कर सकता है। 31 से लेकर जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 24 फेब तक यहाँ पर चलेंगे उसके एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। बाकी उसके अलावा नेक्स्ट आपको सेम इसमें दे रखा है चेंज जो भी यहाँ पर है, ठीक है। बाकी इसमें सेकंड वीक ऑफ मार्च एंड सब कुछ दे रखा है आपका, बिटवीन 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में एग्जाम होगा। अब अगर 8 अप्रैल तक एग्जाम होता है तो अपना जो बीआर वाला होगा ना सेकंड वाला अटेम्प्ट, वो 8 अप्रैल को होगा, वो लास्ट में होगा सेकंड वाले सेशन का, ठीक है। जनरली ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते वो है डिक्लेरेशन ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ईच, हमारे कितने घंटे मिले, कितने घंटे तक हमारी हमको क्षमता या हमारे मेहनत दिखाने का मौका मिलता है। तो आपको अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिलता है 3 घंटे तक, ठीक है। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे जिसके अंदर आपको 1 साल की मेहनत, किसी की 2 साल की मेहनत, किसी की 2 महीने की मेहनत, किसी की 3 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की 4 महीने की, सबको अलग अलग समय की मेहनत है। तो उस समय को दिखाने का मौका आपको 3 घंटे दिया जाता है, तो इसलिए 3 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ट्राई करें इन 3 घंटों के अंदर आपका अच्छा सा जो है, अच्छा सा बेटर करने की कोशिश करें, उसके लिए अभी से मेहनत पूरी तरह से आपको करनी है, ठीक है। अच्छा एक और दिक्कत ही होती है, कोई बीटेक एग्जाम दे रहा है, कोई ओनली बीआर दे रहा है, कोई ओनली बी प्लानिंग दे रहा है, कोई सा भी एक एग्जाम दे रहे हो तो आपको 3 घंटे मिलेंगे। पर लेकिन ऐसा होता है अगर आप कोई 2 एग्जाम दे रहे हो ना, बीआर के बी प्लानिंग दोनों, तो बीआर और बी प्लानिंग दोनों एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। बिकॉज होता क्या है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन है, क्योंकि हम लोग को ऐसा, हम लोग बीआर को बी प्लानिंग दोनों दे रहे हैं, तो अगर हम लोग दोनों फॉर्म भर दें तो हमको तो 3.5 घंटे मिल जाएंगे, और हम लोग बीआर बी प्लानिंग वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसका आधा घंटा बीआर के अंदर काम में ले लेंगे, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं। तो भी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आपको जो आधा घंटा है ना, ये आधा घंटा आपको ओनली बी प्लानिंग के लिए ही मिलेगा, ओनली प्लानिंग के लिए ही मिलेगा। आप प्लानिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या नहीं करो, आपको 3 घंटे ही मिलेंगे बीआर वाले पेपर के लिए, बीआर वाले पेपर के लिए आपको 3 घंटे ही मिलेंगे। इसमें होता क्या है ना, बीआर वाले पेपर में अगर आप 3 घंटे के अंदर अटेम्प्ट कर लेते हो तो ठीक है, उसके बाद ये पेपर आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएगा, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम है ना भैया, इसलिए तो बात कर रहे हैं, इसलिए यही तो मेन कहानी में ट्विस्ट है। ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन के अंदर तो आपका पेपर आएगा, वो टाइमर जैसे चलेगा ऊपर, तो टाइमर खत्म, आपका पेपर स्क्रीन से गायब, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर आपका अगला बी प्लानिंग का स्टार्ट हो जाएगा आधे घंटे में, फिर आपको अटेम्प्ट करना हो तो करो, नहीं तो फिर आपको छूट जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि बी प्लानिंग वाले भरोसे नहीं रहना है कि आधा घंटा आपका ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली आपको 3 घंटे ही दिए जाएंगे जो कि बीआर का होगा। बाकी बी प्लानिंग वाला जो है उसके अंदर आपको अगर तैयारी हो तो ही भरना है, बिकॉज एक्स्ट्रा फीस लगेगी भरने की, तो ठीक है, हमको से बाकी समय नहीं मिला, पहले कह रहा हूँ 3 घंटे ही रहेंगे, तो 3 घंटे के हिसाब से आपको काम करना है। आगे देखो वो एग्जामिनेशन सेशन वगैरह आपको दिया हुआ है, पहले जो सेशन है वो हमारे पास 9 से लेकर 12 तक रहेगा, और अगर कोई 3.5 घंटे हिसाब से दे रहा हो तो उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट जो 3.5 घंटे वाला, ये देखो 9 से 12:30 हो जाएगा। बाकी जो इवनिंग वाला सेशन है वो 3 से 6 रहेगा, ये आपका 3 से लेकर 6:30 तक आगे एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, अगर आप 3.5 दो पेपर एक साथ दे रहे हो तो, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, क्या कहता है देखो आप, वो है फी पेबल जेईई फॉर ई सेशन। आगे देखो ये फीस की बात करेंगे, अब पता चल जाएगा आपको 2 एग्जाम अगर फॉर्म भरते हो ना 2 एग्जाम का, तो कितनी फीस लगती है देखो। पेपर 1 दे रखा है बी बीटेक, तो बी बीटेक अगर सिंपल एक पेपर दे रहे हो तो पता ही है आपको, ये जनरल की फीस लिख रही है मेल फीमेल की, यहाँ पे लिख रही है इंडिया वाली, ये आउट ऑफ इंडिया वाली भैया, ये इंडिया वाली फीस लिख रही है मेल फीमेल की, हमेशा इस टाइप कुछ रहती है। जनरल यूनिवर्सिटी फीस आपको लिख रही है 900 800 1000 सब दे रखा है। 2 पेपर दे रहे हो, देखो कोई लेट्स कोई बोलता है मतलब बीटेक और बीआर देना है भैया, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 ए देना है हमको, तो कोई भी 2 पेपर का कॉम्बिनेशन लेते हो तो उसके लिए आपको फीस ही लग जाती है 2000 और 1600 रुपए, 10 डबल होगी, ठीक है। और हमको तो तीनों देने, बीटेक भी देना और बीआर बी प्लानिंग तीनों पेपर देने, तो आपकी 3 पेपर की जो फीस है वो आपके पास ये हो जाती है, यहाँ पर ये आ जाएगी आपके पास, पेपर 2A बीटेक बीआर बी प्लानिंग, ये रहा आपके पास थर्ड वाला, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है आपके पास फीस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो क्या मतलब। वे कहाँ पहुंच गया, नीचे, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, हाँ जी, ये रहा, तो ये रहा आपके पास, ठीक है।
तो ये 3 अगर आप दे रहे हो तो आपके पास जो है उसको ऐड करते जाओ, कुछ नहीं करना है बस आपको, ठीक है। ओके 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 राइट। तो उसके अलावा लिखा भी आपको भी पॉसिबल चार्जेस और गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह आपके पास लिखा हुआ है जो भी आपके पास एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं वो है अगले पॉइंट की तरफ। वो क्या कहता है देखो आप, कैसा रिक्वेस्टेड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली नो करेक्शन, सर्टेन फील्ड थे, कुछ कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जहां पर पता है करेक्शन नहीं कर सकते हो आप, पता है वो वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। विल बी परमिटेड ओनली एप्लीकेशन, जब आप करेक्शन कर पाओगे तो कुछ कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पर आप करेक्शन कर पाते हो, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। देखो आपको पता है कैंडिडेट जो इस बार बताओ एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत सारे रिजेक्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म मतलब हटाए जा रहे हैं, एनटी की तरफ से रिजेक्ट किए जा रहे हैं। रिजेक्ट करने का कारण ये है कि कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो ना दो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देता है सेम ईमेल आईडी से सेम नंबर से। अगर आप 2 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हो ना तो आपको दोनों एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएंगे, बिकॉज आपको एक स्पैम फोल्डर में चले जाते हो, मतलब एक कह सकते हो कि स्पैमर कहलाते हो, मतलब वो रियल नहीं कहलाते हो। तो रियल इंसान जो एक बार में एक ही फॉर्म भरेगा, तो इसलिए एक बार में एक ही फॉर्म भरना, उसको ध्यान से पढ़ना है, गलत मत पढ़ना, ठीक है। तो अगर 2 फॉर्म भरोगे तो वो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप वापस फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसलिए याद रखना आपको, थोड़ा सा ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है आपको, वो सब आपको ध्यान रखनी है कि ये छोटी मोटी चीजें हैं कि आपको फी सबमिट करोगे तो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह वो सब चीजों को ध्यान रखना है। तो छोटी मोटी चीज आपके यहाँ लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, वो अपन आते हैं, ये देखो, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट द लेटर स्टेज अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज यूएफएम, ठीक है। यूएफएम मतलब स्पैमर के लारे कुल मिला के। आगे बढ़ते वो है हमारे पास है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब देखो एप्लीकेशन प्रोसीजर का सिंपल, देखो 3 स्टेप होती है एप्लीकेशन फॉर्म की, कुल मिला के 3 स्टेप है। पहली स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको नॉर्मल आपकी जो नॉर्मल एक पर्सनल डिटेल्स है वो भरनी है, नाम नंबर क्या है वो सब नॉर्मल चीज आपको भरनी है, ईमेल आईडी वगैरह क्या है, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे, देन आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करनी होती है, ये नॉर्मल इसमें होता है। इसके अंदर आप बाकी क्या चेंजेस नहीं करवाते हो, यहाँ पर आपकी जो है ना आप करेक्शन नहीं करवाते हो नाम ईमेल आईडी नंबर वगैरह के अंदर, ठीक है, डीओबी वगैरह के अंदर। बाकी जो दूसरी चीजें है ना, यहाँ पर आप क्या है जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप फिल करते हो, इन वाली इन्फॉर्मेशन के अंदर अपना चेंजेस कर पाते हो। यहाँ पर आप अपना एड्रेस भरते हो, बाकी अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बताते हो, अपनी कैटेगरी वगैरह कुछ बताते हो, वो सब चीजों के अंदर यहाँ पर आप ध्यान रखते हो। पर इस बार ये देखा गया रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मेरे को बतानी है आपको, पॉइंट नोट जरूर कर लेना कि इस बार जो कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, जो भी आप कैटेगरी भरे वो ध्यान से भरनी है। इस बार एनटीए थोड़ा सा कैटेगरी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, हर बार तो ऐसा होता नहीं, हर बार क्या होता है कि कैटेगरी कुछ भी भर दो लेकिन लास्ट में जाके कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो इस बार क्या है ना, इस बार ऐसा हो रहा है कि आपको अभी कैटेगरी से बहुत ध्यान से भरनी, इसमें साफ लिखा गया अगर आप कैटेगरी ध्यान से नहीं भरते हो ना तो इन फ्यूचर आपको एडमिशन के टाइम आपकी कैटेगरी अगर सही नहीं हुई, गलत हुई और आप एडमिशन जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं है, एक्चुअली होता क्या है, हमको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो हमारे को 1 अप्रैल, हमको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए होता है, याद रखना ये हर बार के लिए होता है। जब भी एग्जाम होता है उसमें 1 अप्रैल के बाद का चाहिए होता है, यानी 2025 में जब एडमिशन लोगे तो आपको 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, मतलब आपको 1 अप्रैल के बाद तो सर्टिफिकेट बनवाना है। पर लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपके पास भले पुराने सर्टिफिकेट कोई दिक्कत नहीं चलेगा, तो उस पुराने सर्टिफिकेट के आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर नंबर मांगे जाएंगे या फिर कोई आईडी मांगी जाएगी तो आपको वो आईडी सही भरनी है, पुराने वाले की भर देनी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोलना है कि हम बाद में 1 अप्रैल 2025 के बाद हम लोग ये सर्टिफिकेट आपके लिए अवेलेबल करा देंगे, मतलब उनको बाद का चाहिए होगा, ठीक है ना, जब आप एडमिशन लोगे, बिकॉज अप्रैल के अंदर एग्जाम होगा सेकंड वाला अटेम्प्ट, उसके बाद फिर अप्रैल के बाद मई जून के बाद आपका एडमिशन स्टार्ट होंगे लगभग जेई एडवांस के बाद। तो उसके अंदर आपको जो है सर्टिफिकेट चाहिए होगा 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ, तो उस समय आपको अपलोड करना होगा। अगर अपलोड नहीं कर पाते तो आपकी शायद सीट कैंसिल हो सकती है, ठीक है। तो पूरी तरह से ही आप कैंसिल हो सकते हो, इसमें साफ लिखा हुआ है, अभी अपन आगे देखेंगे। तो ध्यान देना इस चीजों के बारे में, आपको मैंने इसलिए पहले से बता दिया है कि अगर पॉइंट्स निकल जाता है दिमाग से आगे तो इसलिए मैंने पहले से बता दिया है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आगे चलते वो हमारे पास सेकंड नंबर पॉइंट वो एप्लीकेशन फॉर्म, वो सब चीजें हैं, आपको यहाँ पर मार्क्स वगैरह लिखना है, फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है। नंबर 3 वो है फी पेमेंट, सब आपको सेम नंबर 3 वाली स्टेप वो है आपको फी पेमेंट करनी। ये 3 स्टेप मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। आगे बढ़ते वो लिखा आपके पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड, पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करने हैं, वो 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, पर लोअर केस वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है। मेन इन्फॉर्मेशन आगे वो इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो कि एग्जाम कराती है, पता ही आपको। आगे बढ़ते देखो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि JEE 25 सेशन 1 पेपर 1 बी बीटेक विल बी हेल्ड बिटवीन 21 to 25 जनवरी, 22 जनवरी to 31 जनवरी, एंड डेट्स लिखी है, डज नॉट इंटरफेयर विद द बोर्ड एग्जाम के बीच में नहीं आएगा, ये ऐसा कुछ लिखा है। और 1 साल में 2 बार कराया जाएगा। देखो पेपर 2 बी प्लानिंग BR का भी एग्जाम में 1 साल में 2 बार कराया जाएगा। काफी स्टूडेंट्स को डाउट भी होता है कि BR को बी प्लानिंग का 1 बार ही होगा 2 बार होगा, तो ये एग्जाम भी 2 बार होगा, जितना बीटेक का हो रहा है उतना ही आपको चांस दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अप्रैल में भी होगा और जनवरी के अंदर तो हो ही रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जो कि एग्जामिनेशन स्कीम। अब देखो मेन पोर्शन स्टार्ट होता है वो है, वो कुछ इंफॉर्मेशन डिटेल थी। अभी अपन नीचे चलेंगे, बात करेंगे रेप्लिका की,
ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की रेप्लिका मतलब एक तरह का बताऊंगा आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कौन कौन स्टेजेस आती है, कैसा दिख रहा है, वो पूरा बताएंगे आपको, नीचे जाके सब कुछ मिलेगा। अभी देखो वो आ रहा है, लाइन वाइज चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। कैसा एग्जामिनेशन, सबको पता है एग्जामिनेशन आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि पेपर 1 बी बीटेक जो है वो तो पूरा ऑनलाइन होता है, बिकॉज उसके अंदर क्या है ना, 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन सा, एक तो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक मैथ्स आ रहा है। तो ये तीनों में क्या है, एमसीक्यू आ रहा है, एमसीक्यू एंड एनएटी आते हैं। एनएटी मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरा पूरा क्या सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाला है। पर लेकिन जब ये पेपर 2 की बात करते हैं, उसके अंदर मैथमेटिक्स तो कंप्यूटर बेस्ड है और एप्टीट्यूड जो पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिकॉज सीबीटी, बिकॉज में एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल आएंगे। पर लेकिन जब ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग के यहाँ पर क्या है, पेन एंड पेपर के अंदर ऑफलाइन मोड होता है, टू बी अटेम्प्टेड ऑन ड्राइंग शीट ऑफ A4 साइज। ध्यान दो, A4 साइज की ड्राइंग शीट के अंदर एग्जाम होता है, जो कि आपको एग्जाम के अंदर दी जाएगी। मतलब आपको फिजिकली ड्राइंग करनी होती है, फिर आपकी कॉपी जो शीट जो मैनुअली चेक होती है, इसलिए रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 10 दिन और एक्स्ट्रा लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 वाला बी प्लानिंग। बी प्लानिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज बी प्लानिंग में ड्राइंग होती नहीं है। तो बी प्लानिंग के अंदर पूरा मैथमेटिक्स होता है, जो कि सीबीटी होता है। एप्टीट्यूड सीबीटी को दोनों कॉमन है। होता क्या है ना, आपको 3 घंटे जब मिलेंगे, 3 घंटे के अंदर आपका मैथमेटिक्स पार्ट और एप्टीट्यूड पार्ट दोनों कॉमन है, तो ये पूरा आप कॉमन दे देते हो। उसके बाद जो बी प्लानिंग एक्स्ट्रा भरता है ना, उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा बी प्लानिंग वाला पार्ट के लिए मिलता है। ये तो कोई लिखा हुआ है, बी प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन, प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन ऑफ पार्ट 3। तो ये भी आपके पास क्या सीबीटी होता है, इसलिए आपको आधा घंटा मिलता है, 30 मिनट्स ओनली इसके लिए ही मिलेगा। अब आपकी इच्छा हो तो आप इसको अटेम्प्ट करो, नहीं इच्छा हो तो छोड़ दो, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमको एक्स्ट्रा घंटा इसका जो टाइम है इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। ये चीज, उसके बाद नेक्स्ट आता है वो है चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर की पता ही है आपको, मीडियम चॉइस करना है, चूज करना है कौन से मीडियम एग्जाम देने जा रहा हो। आप हिंदी मीडियम को हिंदी चूज करो, इंग्लिश हो तो इंग्लिश चूज करो, बाकी जो भी लैंग्वेज के अंदर हो आप उसके हिसाब से एग्जाम दे सकते हो। बिकॉज हर बार तो पता ही, लास्ट 2 साल से लैंग्वेज का भी थोड़ा अपडेट कर दिया सरकार ने, गवर्नमेंट ने आपको पूरी छूट दी कि आपको 13 लैंग्वेज के अंदर जो यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो आप गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, जिसमें भी देना चाहो दे सकते हो। अधिकतर स्टूडेंट जो इंग्लिश में देते हैं, बिकॉज अधिकतर स्टूडेंट जो सीबीएसई वाले बोर्ड से होते हैं, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन फॉर लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज केयरफुली व्हाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट कैन नॉट बी चेंज एट अ लेटर स्टेज। ये ध्यान दो कि ये लेटर स्टेज पे चेंज नहीं होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आप जो चूज करोगे वही रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि चेंज नहीं होने वाली है, तो ध्यान देना, इसको चेंज नहीं कर पाओगे। कैंडिडेट व्हाइल अटेम्प्टिंग the question paper must choose the same medium as opted while registering in the application form। ध्यान देना, अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर जो भी आप होगा वो आपको सेम मीडियम चूज करना, रजिस्टरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ध्यान रखना, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल बी बोथ इंग्लिश एंड लैंग्वेज ऑप्टेड बाय कैंडिडेट। देखो, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय कैंडिडेट। आप जो लैंग्वेज चूज करोगे और इंग्लिश दोनों में होगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर दोनों में है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन विल बी प्रिवेल इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि अगला देखो क्या बोला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्कीम क्या है, स्कीम का मतलब क्या बोला गया आपको, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, देखो कौन सी सीबीटी। ये वो ऊपर जो पॉइंट है उसको टेबल फॉर्मेट पे लिखा है। पेपर 1 बी बीटेक जो तीनों है तो आप पूरा पूरा सीबीटी होगा, और बाकी जो हमारे पास पेपर 2 बीआर वाला है जिसमें मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड कास्ट ये दोनों सीबीटी होंगे, और उसमें आपको एमसीक्यू और सब मिलेंगे। मैथमेटिक्स में एमसीक्यू और एनएटी दोनों होंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर एमसीक्यू भी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एनएटी भी होंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों होने वाले हैं। बाकी एप्टीट्यूड के अंदर ओनली एमसीक्यू होंगे, इसमें न्यूमेरिकल तो होंगे नहीं। और ड्राइंग की बात करते हो तो यहाँ पर पूरा क्या ड्राइंग टेस्ट होगा एक तरह का, तो इसमें पेन पेपर मोड के अंदर लिखा होगा। A4 साइज की शीट आपको दी जाएगी, A4 साइज की शीट, ठीक है। बेसिकली जो आप जीरोक्स कराई होगी ना आपने कभी, जीरोक्स वाले पेपर ही मिलते हैं, ऐसा कोई स्पेशल नहीं दिया कि जीरोक्स वाले पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन, एक आगे करो एक पीछे कर लो। मे भी शायद 2 अलग अलग पेपर दे देंगे, कभी कभी एक ही देते हैं। हमारे टाइम में एक ही दिया था, एक के अंदर एक आगे और एक पीछे करना था। मतलब इतना ज्यादा कंजूसी की, और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म में इतनी ज्यादा फीस ले लेते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पेपर नंबर 2 बी प्लानिंग के अंदर तीनों मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड प्लानिंग वाले बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, तीनों एमसीक्यू, तीनों सीबीटी होंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में एमसीक्यू एनईटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वो हमारे पास लिखा है कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। पैटर्न मेरे पास क्या रहता है, देखो ये भी देख लो, वैसे अपन बात कर चुके थे। यहाँ पर भी जो था चेंजेस क्या था, देखो पहले पूरा समझ लो। चेंजेस तो क्या ही है, मैथमेटिक्स के अंदर कुल मिला के क्या 20 एमसीक्यू होंगे। दिस इज सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी 5 दैट इज एनएटी, इसको क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज फॉर मैथमेटिक्स। ये बी बीटेक का है, ठीक है। 100 मार्क्स हो गया। सेम फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आप बी बीटेक का एग्जाम दे रहे हो तो कुल 300 मार्क्स का एग्जाम हो गया, 75 कुल मिलाकर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये रहता है। और बाकी यहाँ पर देखो नेगेटिव मार्किंग का लिखा है। नेगेटिव मार्किंग अगर सब में होती है, ये मत सोचना है न्यूमेरिकल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बात बहुत गलत है। नेगेटिव मार्किंग सब क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है। इस बार जेई में लास्ट साल से उसने कर दिया था, हर एक क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, वो कंटेंट क्वेश्चन, फील्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है। देखो देयर नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों।
ईच क्वेश्चन के अंदर करेक्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। आपको जानना है कि वर्चुअल कीबोर्ड आएगा, स्क्रीन पे वर्चुअल कीबोर्ड आएगा, उस वर्चुअल कीबोर्ड के अंदर आपको जो है आपकी जो वैल्यूज अगर आपको फिल करनी है इस वर्चुअल कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो आपका वर्चुअल इस बार कीबोर्ड आएगा, वर्चुअल कीबोर्ड के अंदर वैल्यूज फिल करनी होती है कर इसको माउस से। अभी अब मैं बताऊंगा आपको, आगे लिखा आएगा किस तरह का माउस आएगा, वो सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो लिखा हुआ नेक्स्ट मार्किंग स्कीम फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू या फिर अब देखो मार्किंग स्कीम दिया हुआ, कितने क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हो रहे हैं, कितने प्लस हो रहे हैं, वैसे हो ही है, +4 -1 का रहता है। पर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि भाई न्यूमेरिकल आंसर जो है ना, न्यूमेरिकल के अंदर क्या +4 -1 होता है, उसको कुछ अलग होता है, उसमें भी देख लो आप, आज पूरा क्लियर कर देते हैं। देखो इसमें क्या है, अपन एक काम करते हैं, ये चल रहा है पेपर नंबर 1, ठीक है, एमसीक्यू तो सेम ही है। देखो अगर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सही करते हो +4, नेगेटिव करने -1, अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मार्क्स, ठीक है। करेक्ट आंसर सेम +4, न्यूमेरिकल के अंदर भी देखो, न्यूमेरिकल आंसर है, न्यूमेरिकल के अंदर भी +4 -1 और 0 सेम रहता है। पहले क्या होता था ना, न्यूमेरिकल के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है, और सही करने में +3 मिलते थे और नो नेगेटिव मार्किंग। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, न्यूमेरिकल के अंदर सबके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते थे। पहले तो 10 क्वेश्चन आते थे, जब पेपर जो पैटर्न पुराना हो रहा था, इस साल से पैटर्न चेंज हो रहा है नया, तो इस बार 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले आपको 5 ऑप्शन में मिलते थे, इस बार ऑप्शन ही हटा दिए, 5 अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा, ठीक है। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मेरिट कैसे निकालते हैं वो सब आपको लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इस बार की आपको रो स्कोर पहले मैथमेटिक्स का देखा जाता है, फिर फिजिक्स, देन केमिस्ट्री देखा जाता है, टोटल एनटी स्कोर देखा जाता है, वो सब आपको निकाला जाता है। ये रिजॉल्विंग टाइज कैसे रिजॉल्व करते हैं, देखो पहले मैथमेटिक्स देखते हैं, फिर फिजिक्स, देन केमिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद आपको देन आपके कुछ रैंक वगैरह के आपको डिसाइड करते हैं कैसे किसको देनी है, अगर कोई कॉमन चीज आ रही है, टाइज आ रहा है तो, ठीक है। ये पेपर 2 बी प्लानिंग का आपको बी प्लानिंग का दे रखा है, उसके बारे में ये देखो यहाँ पर ये देखिए सेक्शन वाइज देख लीजिए आप, इसका बी प्लानिंग बी का देख लीजिए। मैथमेटिक्स में सेम वही 20 क्वेश्चन हो गया, दैट इज फॉर एमसीक्यू, 5 क्वेश्चन हो गया फॉर एनएटी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन क्या हो गया, दैट इज फॉर एप्टीट्यूड के क्या हो गया, ये सब के सब एमसीक्यू होंगे। और 2 क्वेश्चन क्या हो गया, ड्राइंग के हो गए, ये क्वेश्चन एमसीक्यू, ना तो एमसीक्यू ना न्यूमेरिकल। ड्राइंग के क्वेश्चन क्या होंगे, शीट पे A4 साइज शीट दी कि उसके ऊपर आपको करना है, मैनुअली करना होगा, ठीक है, कलर वगैरह भरना होगा और स्केच बनाना होगा। 100 मार्क्स ये हो गया 4 के हिसाब से, 200 मार्क्स, 100 मार्क्स, टोटल 400 मार्क्स का पेपर हो गया, 77 कुल क्वेश्चन हो गए। तो ये इस बार का पेपर पैटर्न है कि इस बार मैथमेटिक्स में सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन दिए, हर बार 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 आपको ऑप्शन मिलता था, ठीक है। इस बार 5 ही दिया तो 5 के 5 अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग देना सब में है। अच्छा इसमें भी देख लो, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये भी आप देख लीजिए, वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखो +4 -1 0, +4 -1 0, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक न्यूमेरिकल में ध्यान होना चाहिए का लिखा हुआ है, आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। आपको न्यूमेरिकल के अंदर पता है इंटीजर वैल्यू के अंदर इंटीजर भी आंसर हो सकता है, और कुछ कुछ आपको क्या, अगर कोई वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो आपको नियरेस्ट इंटीजर तक उसको राउंड ऑफ करके वैल्यू रखनी है, सब लिखा हुआ है। इसको अपन जब प्रैक्टिस करेंगे लाइव सेशन के अंदर, जो डेली लाइव सेशन चल रहा है नाइट के अंदर, उसमें आप जरूर आइएगा, तो उसमें अपन चीजों को साथ साथ में करते रहते हैं क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो हमारे पास है, इसमें वही सब चीज लिखी जो ऊपर आपके लिए लिखा था, बाकी सब कुछ है नहीं स्पेशल। और ये भी प्लानिंग के लिए, प्लानिंग के अंदर प्लानिंग वाले क्वेश्चन आ गए 25 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का हो गया। वहाँ इसमें ड्राइंग थी, ड्राइंग की जगह प्लानिंग आ गया, ठीक है, उसमें 100 मार्क्स, यहाँ पे 25 क्वेश्चन एमसीक्यू हो गया, एमसीक्यू 25 × 4 के हिसाब से 100 मार्क्स, टोटल सेम, टोटल क्वेश्चन ऑफ 100 हो जाता है बस, और बाकी मार्क्स सेम 100 मार्क्स का, ठीक है। इसमें भी सेम आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा सेम चीज लिखी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वो है ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, हम बात कर चुके हैं 3 आवर। अच्छा एक और 4 घंटे इसको मिलते जो है, पर बस कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई कैंडिडेट अगर है, तो उसको यहाँ पर 4 घंटे मिलते हैं, ठीक है, जो एलिजिबल फॉर स्क्राइब, उसको स्क्राइब मतलब एक इसको एक अलॉट किया जाता है, एक मेंबर अलॉट किया जाता है। ऐसे कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं जो शायद लिख नहीं सकते, जो शायद कुछ टाइप नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको एक मेंबर अलॉट किया जाता है, वो उनकी हेल्प करता है, जो बोलते हैं वैसा सब काम करता है। ऐसे स्टूडेंट को 4 घंटे मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास वो है ड्यूरेशन ऑफ पेपर टू बी प्लानिंग। अच्छा ये आप लिखा देखो 3 घंटे 4 घंटे, देखो 3 घंटे, दोनों पेपर एक साथ दे दो बीआरबी प्लानिंग में, तो आपको 3.5 घंटे मिलेंगे, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। कंपनसेटेड हो गया सिलेबस ऑफ एग्जाम। अब देखो कोई बात ऐसी है, सिलेबस की भी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, सिलेबस में इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज सिलेबस को थोड़ा सा इम्तिहान से आराम से तसल्ली से डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर एक नई वीडियो आपके पास आ रही है सिलेबस के ऊपर, ठीक है। वैसे सिलेबस आप चाहो तो जेईई मेन की वेबसाइट पे सिलेबस मिल जाएगा, चेक कर सकते हो। बाकी सिलेबस में मैं डिस्कशन के साथ एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, इसके बाद आपको मिलेगी, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी जल्दी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए पहले लेकर आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट वो है एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन को एलिजिबल है, इसको मिस मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट होता है, जिसने देखो 2023 में एग्जाम दे दिया था, 2024 में एग्जाम दे दिया था, और 2025 में एग्जाम देने वाला है, ये 3 जने ही, 3 टाइप के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं बस, बाकी और कोई एलिजिबल नहीं होता। 3 टाइप के होते हैं, 2023 में एग्जाम दे दिया था, 24 में एग्जाम दे दिया था, 2025 में एग्जाम देने वाला है, ये 3 लोग एलिजिबल होते हैं, बाकी को एलिजिबल नहीं होता, याद रखेंगे। आप 2022 वाले हो तो एलिजिबल नहीं हो।
तो होता क्या है, जेई मेंस का एग्जाम जो है आप 3 बार लगातार, आपको 3 चांस ही मिलते हैं जेई मेंस के, ठीक है, 12th के साथ और 12th के बाद 2 बार लगातार, वो भी कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार होना जरूरी है, 3 चांस। और एडवांस के ओनली 2 चांस। एडवांस के भी अपडेट आया था 3 चांस मिलने का, पर वापस अपडेट को हटा दिया गया, वापस 2 चांस कर दिया गया, ऐसा हो गया। ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट लिखा वो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं वो लिखा हुआ है कि आप क्लास 12 के बाद कौन सा वाला बोर्ड आपका है, तो आप कोई सा भी बोर्ड लिखा हुआ है, आप कौन सा, चाहे बोर्ड के हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, चाहे डिप्लोमा वाले हो, कोई वोकेशनल एग्जामिनेशन है, आप कोई अदर बोर्ड एग्जामिनेशन हो, तो सब लिखा हुआ है, ओपन से हो, रेगुलर से हो, सब कुछ। तो यहाँ सब चेक कर सकते हो अपना वाला बोर्ड, अगर आप कौन सा कोई यूनिवर्सिटी वगैरह से हो, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी बोर्ड हो, तो आप सब चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ईयर ऑफ अपीयरेंस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देखो ईयर ऑफ अपीयरेंस सेम चीज लिखी हुई ऊपर वाली, 23, 24 और 25 वाले एलिजिबल हो सकते हैं, बाकी जो 22 वाले उससे पहले वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं वो है हमारे पास स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अच्छा, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब क्या होता है, किसको डाउट होता है भाई स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब होता है जहां से आपने 12th पास आउट की है, ठीक है, तो आपकी जो 12th पास आउट होती है वो आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है। पर ध्यान रखना, जहां से आपने 12th पास आउट की वही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर पूछेगा आपसे कि आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, तो वही बताना जहां से आपने 12th पास आउट की है, गलत मत कर देना, ठीक है ना, याद रखना। तो भले आप अभी कहाँ रह रहे हो, कहाँ से एग्जाम दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से आपने 12th पास आउट की, जो आपका स्टेट है वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा और वही माना जाएगा। इस चीज को याद रखने, स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के यहाँ पर वही चीजें पता ही आपको, अगर नहीं पता हो तो छोटा मोटा ध्यान रखोगे आपको, कि अगर आप ईडब्ल्यू से हो ना, जनरल ईडब्ल्यू से, आपको क्या 10% रिजर्वेशन मिलता है अगर आप ईडब्ल्यू कैटेगरी से होते हो तो, ठीक है। और अगर आप होते हो, देखो SC ST से आपको SC से मिलता है 15% और ST वालों के लिए होता है 7.5%। ये हमेशा हर एग्जाम के लिए फिक्स होता है, ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, ठीक है। और बाकी आपको OBC से हो तो OBC को मिलता है 27%। तो 10% ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस, OBC 27% एंड 15% ऑफ ST एंड ST, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, ठीक है। और बाकी सब बचाव जो है वो जनरल के लिए। और PWD के लिए भी होता है, PWD के लिए 5% होता है, ये रहा, दिस इज PWD, अगर आपको दिख रहा हो ये लिखा हुआ है 5%, दिख रहा होगा ना, दिख ही रहा होगा, तो ये 5% लिखा है, बाकी सब ओपन के लिए, ठीक है, 5% लिखा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं बस, वो है प्रोविजन को पर्सन डिसेबिलिटी, पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं वो सब आपको बताया गया है। हम फिर आगे बढ़ते हैं, वो है मेमोरेंडम वगैरह दिया गया है आपको, स्क्राइब कंपल्सरी टाइम, PWD के लिए बारे में बात की है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, वो लिखा है यार सेंटर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो एनटीए करा रहा है, वो चॉइस ऑफ सिटी आपको दी जाएगी। देखो सेलेक्ट 4 सिटी, इस बार आपको 4 सिटी बनने का मौका दिया है, कभी कभी 3 भी देते हैं, कभी 2 भी देते हैं, तो इस बार 4 सिटी बनने का मौका दिया है, तो चारों का प्रेफरेंस फिल करनी है। सबसे पहले पे वो पढ़नी जहाँ पर आप सबसे पहले एग्जाम देना चाहते हो, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो प्रेफरेंस वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको फिल करनी है, ठीक है, चॉइस ऑफ सिटी को, ये सब आप जब भरोगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये लिखा हुआ है वो है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। ये हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम बात को रिपीट की जा रही है, CBT एग्जाम है वगैरह वगैरह, वही सब चीजें हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम की डेट वगैरह, टाइम वगैरह क्या है, ये लिखा हुआ है। अगर आपको मॉर्निंग वाली शिफ्ट है तो आपको सुबह 7 से 8:30 के बीच में रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। और अगर दिन वाली शिफ्ट है तो आपको 1 से लेकर 2:30 के बीच में रिपोर्ट करना होता है, ठीक है, बिकॉज 9 से 12 और 3 से 6 एग्जाम चलेगा आपका। और अगर आपको 3.5 घंटे वाले हो तो ये 12:30 और 6:30 तक चलेगा, ठीक है जी। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिया हुआ है, नॉर्मल चीज आपको दी गई है। तो बढ़ते हैं आगे, और क्या बोला है आपको, वो चीज बाकी सेम है। और ये चीज लिखी इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, एग्जामिनेशन के बारे में कुछ लिखी है, अपन एग्जाम से पहले देखेंगे, एग्जाम जब देने जाओगे ना उसमें आपको बना दूंगा वीडियो कि कैसा किन की चीजों आपको ध्यान होना है, क्या क्या चीज लेकर जानी है। अभी से इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेनली जो चीजें हैं अभी हमको ध्यान रखनी है वो है क्या चीजें, रफर के लिए आपको शीट दी जाती है ना, देखो रफर के लिए एग्जाम में शीट आपको दी जाती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। अनफेयर मीन्स वो सब चीज बाद में बात करेंगे, कोई चीटिंग वगैरह का आपको नहीं देखना है, ठीक है। आंसर की वगैरह जो है वो सब आपको जो है वेबसाइट पे मिलेगी एंड ऑल, आपको सब चीज लिखी हुई है, कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। ये सब बात की बात है, अभी इतना कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो आपके सामने लिखा हुआ है एडमिशन से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है, दिक्कत तो भैया आ रही बच्चों को कि भाई क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या करें क्या नहीं करें। एडमिशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा मारामारी, क्या करें। देखो आप तो ध्यान दो कि एडमिशन के अंदर ऐसा है कि मैं आपको 2-3 चीज बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, डॉक्यूमेंट और परसेंटेज वाली क्राइटेरिया, ठीक है, जो हो सकता है शायद वीडियो में यहाँ तक पहुंचा ही नहीं हो, तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो अलग से बना देंगे। पर लेकिन अगर आप पहुंच गए तो बहुत अच्छा है, आप और भी पॉइंट्स कवर करवाओगे। ऐसा है कि आपको अगर पेपर 1 बी बीटेक आप दे रहे हो या बी प्लानिंग दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या सिंपल लिखा हुआ है कि NIT, IIIT, CFTI जितने भी कॉलेजेस हैं वो सबके लिए क्या है, आपको बेस्ड ऑन जेई मेंस रैंक्स इन पेपर 1
अगर आप पेपर 1 बीबीटेक की बात करो तो उसके लिए आपको ओनली 75% चाहिए, एटलीस्ट 75% होने जरूरी है। मैं भी बीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उसमें लिखा हुआ बात कर रहा हूँ। मार्क्स इन क्लास 12 एग्जामिनेशन और भी इन द टॉप 20 परसेंटाइल, या तो आपके 75% मार्क्स हो एग्रीगेट, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर अपनी बोर्ड के अंदर। ये दो तरह के स्टूडेंट्स एलिजिबल है फॉर जेई मेन पेपर 1 रैंक जिसके पास है, ठीक है। और अगर कोई आप SC ST से हो तो आपके लिए 65% क्राइटेरिया है, मतलब जनरल EWS OBC के लिए 75% क्राइटेरिया है, और SC ST के लिए आप 65% क्राइटेरिया है। दो तरह के कैंडिडेट्स फिक्स है फॉर, लिखा हुआ भी जनरली जेई मेन पेपर नंबर 1। यहां पर आप ध्यान दो आगे, कैंडिडेट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास ईच ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12। आप क्लास 12 के अंदर आपको हर सब्जेक्ट में पास होना भी जरूरी है, अगर आप जेई मेन पेपर नंबर 1 के हिसाब से लिखा हुआ सब चीजों के अंदर, ठीक है। 4 देखो आपके लिए क्या लिखा हुआ अगला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर एडमिशन टू बीआर कोर्स अदर देन NIT IIT एंड CFT। मतलब NIT IIT इनको सबको छोड़ के बाकी सब के अंदर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही मान्य होगा, मतलब वही अप्लाई होगा, ठीक है। पर NIT IIT वगैरह इनके लिए क्या लिखा है, इनके लिए तो लिखा ही नहीं, बात की नहीं, ऊपर तो पेपर नंबर 1 के लिए बात की। थोड़ा सा और नीचे आते हैं ना, तो क्या लिखा है आपको, ये देखो आप क्या लिखा है, बी प्लानिंग कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 50% मार्क्स, मैथमेटिक्स 50% मार्क्स, एग्रीगेट क्वालिफिकेशन। अब देखो क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी प्लानिंग के लिए तो उन्होंने क्या क्लियर कर दिया है, बी प्लानिंग के लिए क्या क्लियर किया है, कहां चला गया, हाँ भाई ये देखिए बी प्लानिंग, ये रहा। बी प्लानिंग के लिए द कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विथ कितना 50% मार्क्स, समझ रहे हो बात को। बी प्लानिंग के लिए आपको 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है जी। कहां चला गया भाई, थोड़ा सा नीचे चलेंगे अपन, वेडिंग आउट रूल्स आ गया 34, ये रहा भाई। तो देखिए आप इसको ले लेते हैं ऊपर अपन यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज बीआर के बी प्लानिंग के लिए है। तो यहां पर आप देखो इसमें लिखा है प्लानिंग के लिए, अगर आप प्लानिंग बी प्लानिंग मतलब पेपर 2 भी एग्जाम से एडमिशन ले रहे हो, वो एग्जाम दे रहे हो, तो आपको क्या है 50% मार्क्स चाहिए होंगे, ओनली 50% मार्क्स, 50% मार्क्स ही आपको चाहिए होंगे मैथमेटिक्स एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब आपके 12th या फिर जो भी आपने दिया है डिप्लोमा वगैरह जो भी आपने दिया है, इन सभी के अंदर 50% मार्क्स या फिर 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और आपकी मैथमेटिक्स, इन दोनों 50% ही चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए। 70% का क्राइटेरिया नहीं है 75 का बी प्लानिंग के लिए अभी तक के लिए। आगे पढ़ते हैं, देखो आप क्या लिखा हुआ है कि अगर आप NIT IIT IIIT और CFTI के अंदर अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो बी बेटे को BR के लिए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, वो देखो आप कॉम्बिनेशन क्या चाहिए कोर्स का। बी बीटेक के लिए तो हम पढ़ चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना जरूरी है, पर यहाँ लिखा है कि बीटेक के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और अलॉन्ग विद दोनों केमिस्ट्री बायो कुछ भी एक दूसरे सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ एक आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो बायोलॉजी हो टेक्निक, कोई वोकेशनल सब्जेक्ट तो चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है बीआर का, देखो आप, नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू एन आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस ही हैज पास्ड examination at the end of the 10+2 scheme of examination with at least 50% aggregate marks in physics, chemistry and mathematics, and also at least 50% marks aggregate in of the 10+2 level examination, or passed the 10+3 diploma examination with 50% mathematics as a compulsory subject with at least 45% marks in aggregate। मतलब यहाँ पर अब तक का नया अपडेट वो निकल के मिलता है जो लास्ट ईयर नहीं था। लास्ट ईयर पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 दोनों के लिए 75% का क्राइटेरिया मेंशन किया था, पर इस बार पेपर नंबर 1 के लिए ही मेंशन किया 70% का क्राइटेरिया। पेपर नंबर 2 बीआर के लिए बी प्लानिंग के लिए इस बार क्या रूल दे दिया गया, किसका, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का। दिस इज द रूल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर इन लोगों ने इसके लिए भी लिख दिया है, किसके लिए, NIT IIT CFTI के लिए, कि ये रूल फॉलो होगा। अभी तक IIT की बात नहीं की है, तो याद रखना कि जो NIT के लिए रूल फॉलो होता है ना, वही IIT के लिए रूल भी फॉलो होता है, ठीक है। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखना अभी IIT की तरफ से कोई जेई एडवांस की वेबसाइट पर आएगा, अभी तक उन्होंने से कोई अपडेट आया नहीं है, तो अभी तक IIT की बात नहीं कर रहा है। NIT इन सब की बात करें, NIT के अंदर SPA भी आ गया, ये CFTI के अंदर आता है SPA कॉलेज जो होते हैं ना, जो कि आर्किटेक्चर के टॉप कॉलेज होते हैं, जिसको आर्किटेक्चर का IIT भी कहते हैं, वो CFTI के अंदर ही आता है, इस वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो उसके लिए भी सबके लिए क्या बोला कि आपको ओनली एटलीस्ट आपको 50% क्राइटेरिया चाहिए होगा क्लास 12 के अंदर। एक और चीज, 50% के क्राइटेरिया के साथ साथ 50% क्राइटेरिया एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ चाहिए 50% क्राइटेरिया, ध्यान रखना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि जब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जब अपडेट निकलेगा तो उसके लिए ये अपडेट रहेगा नहीं रहेगा क्या कुछ कह नहीं सकते। लास्ट ईयर अपडेट कुछ और था, 45% का क्राइटेरिया था, इस बार यहाँ उन्होंने 50% का क्राइटेरिया मेंशन किया। पर ये चीज पता चलती है कि आप अगर बीआर को बी प्लानिंग से NIT IIIT और GFTI में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको एटलीस्ट 50% क्राइटेरिया पूरा करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों में मिलाकर। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसने क्या लिखा है, एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मतलब PCM के एग्रीगेट मार्क्स मिलाकर आपके 50% होने जरूरी है, प्लस आपके पूरे क्लास 12 में एग्रीगेट भी 50% होना बहुत जरूरी है। तो
अगर आप इतना ले आते हो तो एटलीस्ट आप कम से कम बीआर और बी प्लानिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बीटेक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बीटेक के लिए 75% चाहिए ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप 10+ डिप्लोमा से दे रहे हो तो डिप्लोमा के लिए आपको क्या है, मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी है, और पूरा एग्रीगेट आपको जो है वो 45% ही चाहिए होंगे, बाकी नहीं चाहिए होगा एक्स्ट्रा। 45% से आपको काम हो जाएगा एटलीस्ट। मतलब एनआईटी इनके लिए भी कह दिया ये चीज आज, ये पिछली बार नहीं था, इस बार कह दिया, तो यार इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनआईटी हो चाहे ट्रिपल आईटी हो चाहे सीएफटी, इन सभी के लिए चीज कंपलसरी कर दी है कि इस बार 50% 45% से ही काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको देखेंगे। बाकी बी प्लानिंग के लिए पता है, बी प्लानिंग के लिए पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आपको पास होना जरूरी है बस। तो पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, ठीक है। पर लेकिन बी प्लानिंग के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया था, कौन सा, 50% वाला। 50% होना जरूरी है, इसका मतलब ऊपर से बी प्लानिंग जो लिखा हुआ देख लो, बाकी बीआर वगैरह के लिए यहाँ से देख लो, ठीक है। तो इस बार अभी तक जहां तक लिख रहा है वो है कि 50% का क्राइटेरिया ही है, और बी प्लानिंग के लिए बीआर के लिए 50% ही बोला गया है, एग्रीगेट पीसीएम एंड एग्रीगेट 12th, ध्यान रखना। बाकी बीटेक के लिए जो है ऊपर 70% क्राइटेरिया बोला गया है। अब इनकेस अगर फ्यूचर में चेंज होता है, मे भी शायद हो सकता है बीआर बी प्लानिंग के लास्ट ईयर जैसा, लास्ट ईयर 75% का क्राइटेरिया था, इस बार भी अगर हो जाएगा तो कुछ कह नहीं सकते, फ्यूचर में अपडेट आता है तो आपको मिल जाएगा अपडेट, जो भी होगा। अभी तक तो ये है, पर मैं आपको फिर तो भी कहूंगा ट्राई करो कि 70% क्राइटेरिया के हिसाब से आप काम करो। हो सकता है बाद में इसको बढ़ाकर 75% कर दिया जाए, कुछ नहीं कर सकते। जेई मेन का एनटीए कोई भरोसा नहीं है, कर सकता है भाई, कर बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो एडमिशन के टाइम ये चीज हो सकती है। तो अभी अपना क्लास 12 के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस दो, टाइम है तो इसको अच्छा परसेंटेज ही आपको करना है ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, वो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट पर आपके सामने क्लियर है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, जो भी काउंसिल वाके टीचर के लिए बीआर के देखो लिखा हुआ है, बीआर के लिए जो नोटिफिकेशन आया था ना, गजेट नोटिफिकेशन 19 जुलाई 2023 के हिसाब से जो नोटिस आया था, उस वाले नोटिस के हिसाब से इन लोगों ने बोला गया ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हमारे पास एलिजिबिलिटी एडमिशन टू अदर इंस्टीट्यूट, अदर इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए आपको जो है जोसा, और जब काउंसलिंग होगी जोसा और सीएससीबी वेबसाइट पे होगी, तो जोसा की वेबसाइट और सीएससीबी की वेबसाइट पे आपको पूरा अपडेट मिल जाता है जब काउंसलिंग होती है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आपको जोसा और सीएससीबी पे अप्लाई करना पड़ता है। वहां से आपको, क्योंकि ये काउंसलिंग एडमिशन अथॉरिटी है तो इन पे एडमिशन होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको बाकी आगे के अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी इंडियन नेशनल अपीयरिंग अगर कोई है तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है वो सब चीज़ें। एडवांस के लिए अगर आप जेईई मेन पेपर नंबर 1 देते हो तो आपको एडवांस देने के लिए जो है पेपर नंबर 1 के अंदर 2.5 लाख बच्चे पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं जेईई मेंस पेपर नंबर 1 को, जो 2.5 लाख बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर 2.5 लाख बच्चे आगे एडवांस एग्जाम देते हैं, फिर आईआईटी के लिए कम्पीट करते हैं। करस्पॉन्डिंग सेंटी है, नेक्स्ट बात किया गया, वेडिंग आउट रूल्स वगैरह दिया गया है। अच्छा 90 डेज तक आपको जो है रिजल्ट वो रखेंगे, जो हटा दिया जाएगा, वो सब चीज़ दी गई, ठीक है। अपेंडिक्स अभी यहाँ से स्टार्ट होगी आपके पेज नंबर 36 से जो स्टार्ट होगी आपके अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब क्या, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दिए गए हैं, ठीक है। आपको चीज़ बताई गई है, नोट थोड़ी मोटी चीज़ें हैं कि आप एग्जाम जो फॉर्म भरोगे तो कैसा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं सीधा जो है आता हूँ और इनको सबको क्रॉस करता हूँ, अभी हमारे पास इतना कुछ काम नहीं, अधिकतर पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट देके वो ये लिखा हुआ है आपके एग्जामिनेशन सिटी और सेंटर लिखा हुआ है, आप सिटी सेंटर देख सकते हो यहाँ पर आपकी स्टेट के अंदर कौन कौन सिटी में एग्जाम होने वाला है, वो भी एक बार चेक कर लेना है यहाँ से। इनको चेक करने के बाद ही अपने एग्जाम सेंटर भरना, ठीक है, ठीक है जी। तो ये बार ये जरूर चेक कर लेना अपने एग्जाम सेंटर को जो है वो यहाँ से सिटी को इन एग्जाम सेंटर करस्पॉन्डिंग चेक कर लेना, कौन सा आपकी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हो रहा है आपकी स्टेट के अंदर, उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। ये गलती मत कर देना, ठीक है। यहाँ चेक कर लेना कहाँ का एग्जाम हो रहा है। तो इस बार बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो ऐड किए गए, कुछ डिस्ट्रिक्ट रिमूव भी किए गए, यहाँ लिस्ट जरूर चेक कर लेना। उड़ीसा से हो, महाराष्ट्र से चेक कर लेना, महाराष्ट्र के अंदर कहाँ का, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होते हैं भाई साहब। देखो आप महाराष्ट्र के अंदर देखो कितने सारे हैं भाई, यहाँ से देखो पूरा पूरा एक पेज तो महाराष्ट्र से भरा हुआ है, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, उसके हिसाब से अपनी जो है वो शेड्यूल को, अपनी प्रेफरेंस को फिल कीजिएगा। जिसको जल्दी क्रॉस करके आगे आते हैं, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है प्रोसीजर, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर, ये ठीक है अपन पढ़ चुके हैं पहले। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर होते हैं ये लिखा हुआ है, देखो आप, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोअर्स, या डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाएगा, D1 शिफ्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ अपीयर्ड है, टोटल कितने हैं, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और खैर अभी इनको हमारे काम इतना नहीं है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये सब काम हमारे जब एग्जाम दे रहे होंगे, एग्जाम दे देंगे ना, उसके बाद की बात है, कैसे आपका स्कोर निकालेंगे, रिजल्ट किसका आएगा, कैसे बनेगा, वो सब बात की बात है, ठीक है। कैसे बच्चे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं हमारे, जिससे कोई मतलब नहीं है। हम सीधा नेक्स्ट चलते हैं, वो है अपेंडिक्स सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको दिया हुआ है। अच्छा अब देखो, अब आते हुए किस पे, अब एक तो ये दिया हुआ आपको, टाइम निकाल के करना, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप टाइम निकाल के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को खोलना और इस पर आना, पेज नंबर कितना, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 के ऊपर आपको सीबीटी, अगर आपने कभी पहली बार एग्जाम दे रहे हो, ऑनलाइन एग्जाम कभी दिया नहीं है, तो
ऑनलाइन एग्जाम को लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, तो उसका आपको पूरा रिप्लिका दिया हुआ है यहाँ पर कि मतलब पूरा पूरा स्क्रीनशॉट लगा है। जब आप आओगे एग्जाम में बैठोगे तो आपको पहले क्या दिखेगा, उसके बाद क्या दिखेगा, सब कुछ बताया। तो इसको देख सकते हो आप, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। देखो ऐसा आपका आएगा, यहाँ पर आपकी फोटो, आईडी और पासवर्ड होता है। आप साइन इन करते हो, देन साइन इन करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखता है। ऐसा देखो, ऐसे क्वेश्चन, कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने होते हैं, इस तरह से कलर्स होते हैं। ये सब सेम होता है, मैंने तो दिया है तो मुझे बताइए, सब सेम आपका आएगा। तो आप चाहो देख सकते हो, देखो नेगेटिव, ये बटन नीचे जाने के लिए, ऊपर आने के लिए सब कुछ लिखा होता है। तो ये आप बिल्कुल एक बार पढ़ सकते हो। ये ऑप्शंस लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं यहाँ पर स्टेप से, इस फॉर्मेट में नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, ये देखो आंसर, अगर आप कोई चीज आंसर करते हो ग्रीन कलर का हो जाता है, नहीं छोड़ देते हो तो रेड हो जाता है। अगर एक ये भी ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू, आप चाहो तो क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हो, मतलब हम अभी नहीं, इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे, अभी कच्चा पक्का आ रहा है, पक्का नहीं कह सकते, तो मतलब आप रिव्यू करके छोड़ सकते हो, ताकि मतलब आपको उसको ढूंढने की जरूरत ना रहे। उसको कलर निकल जाती है ब्लू कलर, तो आप जब भी ब्लू कलर वाले मतलब मार्क फॉर रिव्यू हो जाते हैं कि मैं इसको वापस रिव्यू करना है मेरे को लास्ट में। मतलब एक एग्जाम के लिए उन्होंने बना रखा है। बाकी ये नॉट विजिटेड, इसका मतलब आप विजिट किया ही नहीं क्वेश्चन पे आपने। ठीक है, ये आंसर भी कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू विल आल्सो इवैल्यूएटेड। तो ये भी जानना कि जो भी क्वेश्चन आप मार्क फॉर रिव्यू करते हो और अगर उसको आंसर कर देते हो तो वो भी जानना इवैल्यूएट किया जाता है। अगर वो गलत हो गया तो हो गया, सही हो गया तो हो गया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू थोड़ा देख के करना। ठीक है ना, अगर आप आंसर कर देते हो तो ध्यान रखना, इस टाइप से आपको होता है। तो ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये दिस इज योर यूज इंटरेस्ट, दिस इज योर कीबोर्ड। ऐसा कीबोर्ड आपको मिलेगा ऐसे एग्जाम में। इस कीबोर्ड से आपको जो है माउस मिलेगा, माउस से आपको जो भी इंटीजर, लेट्स से कोई आंसर, किसी का आंसर 1 है, किसी का आंसर 2 है, तो इंटीजर से आपको क्लिक करना पड़ेगा, 1 2 जो भी आपको क्लिक करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यहाँ से आपको क्लिक करनी है। ठीक है, तो आपको ऐसा वर्चुअल कीबोर्ड मिलेगा वहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप भरने के लिए। ठीक है ना, नॉर्मल कीबोर्ड नहीं होंगे, वर्चुअल स्क्रीन पे होगा ऐसा कीबोर्ड। तो ये सब आपको बताया हुआ यहाँ पर, तो आप एक बार देख सकते हो। अब आते हुए वो है मेन जो है रेप्लिका ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई भरने वाला है इसको नहीं पता, एक रेप्लिका देख लो कैसे क्या चीज आने वाली है यहाँ पर। शॉर्ट में बताया था आपको, मतलब है तो डिटेल में, जल्दी जल्दी बताया था। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबसे पहले यार, सबसे पहले पहली स्टेप कहते हैं रजिस्ट्रेशन करना। आप जब उस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पहले ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो होगा सब कुछ यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या करते हो, आप साइन इन करते हो। अगर आप नया कैंडिडेट हो, नया फ्रेशली अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जाना है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना है। ठीक है, जब यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हो तो आपको ऐसा कुछ खुलेगा। देखो ये 3 स्टेप, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट, ये 3 आपको स्टेप मिलते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो है वो होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो आपको स्टार्ट करना होता है। उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ एक इंस्ट्रक्शन दिए आपको पढ़ लेने हैं। इंस्ट्रक्शन के बारे में बोल रखा है आपको कि आप किस एग्जाम के बारे में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपकी फीस कितनी कितनी लगेगी, तो पहले आप फीस के लिए तैयार कर लो, है ना। मतलब किस बैंक में है तो आप उसका बैंक अकाउंट कार्ड वगैरह वो सब अपने पास रख लो, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, वो सब आपको बता रखा है। ठीक है जी, वो सब आपको बोल रखा है यहाँ पर। और बाकी वो सब चीजें कि ध्यान से आपको भरना है चीजों को, और गलती नहीं करनी है कुछ कुछ, और सब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रखा है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन जैसे ही पढ़ोगे आप, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ते पढ़ते जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको यहाँ आएगा बॉक्स, इस बॉक्स पर क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड, देन आपका स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 1, वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये आगे, दिस इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप नाम फिल करोगे, कैंडिडेट नेम, गार्जियन नेम आपको फिल करना, फादर मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी, यहाँ पे रहना है जेंडर। देन आपके पास आएगा क्या, फिर आपको कंफर्म करना है, सेम आपको जो ऊपर भरी है उसको डिटेल को आपको 2 बार कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इस बार हर चीज बहुत अच्छे से हो रही है, 2 बार कंफर्म करना है। एड्रेस लिखोगे, यहाँ पर आपको जो भी कंट्री, राज्य, जिला, पिन कोड वगैरह आपको सब सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं, वो सब चीज आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस वगैरह सबको कंफर्म कर लेनी है, मोबाइल नंबर डाल लेना है, मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना है। ये सब आपको पहले करना होगा। ये सब जाना इन्फॉर्मेशन कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूँ आपको, ये इन्फॉर्मेशन बहुत सही से फिल करना है, ये इन्फॉर्मेशन कभी चेंज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है जी, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हो, उसका अगर आपको सेम ऊपर की इन्फॉर्मेशन वापस आपको 2 बार, हर एक इन्फॉर्मेशन 2 बार फिल करेगी यहाँ पे। ऊपर का एड्रेस वगैरह सब सेम है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, तो सेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, हर इन्फॉर्मेशन 2 बार फिल करनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, खुद का पासवर्ड, तो नया पासवर्ड बनाना है, उसको 2 बार फिल करना है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी डाउट हो जाते हैं, अगर इनकेस आपको पासवर्ड अगर आपने भूल जाते हो बाद में एग्जाम के बाद कभी भी इन फ्यूचर, तो आपको रिजल्ट वगैरह देखना है, कुछ अगर दिक्कत आती है, तो आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपने आप से बना सकते हो। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना, जो क्वेश्चन आसान हो वो ले लेना, अपना नाम या फिर ऐसा अपना नाम तो क्या लेना, ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन में अपना कोई फेवरेट गेम है या कोई फेवरेट स्पोर्ट्स है, फेवरेट फूड है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पर, वो सेलेक्ट कर लेना। उसके हिसाब से कोई 3 या 4 वर्ड का कोई छोटा सा अपना एक आंसर बना देना, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी आंसर देना पड़ेगा, वो कर लेना। ठीक है, इन फ्यूचर आपको लॉगिन करने में काम आएगा। ज्यादा हार्ड मत कराना, मुश्किल मत करना, आप भूल जाओ। नॉर्मल चीज जो आपके सब डेली लाइफ में ज्यादा काम आती हो, वो यहाँ पर चीज सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर अपने हिसाब से 3 या 4 वर्ड में बना लेना, ज्यादा लंबा नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर स्पेलिंग आपको खुद को याद नहीं रहेगी नहीं तो। ठीक है जी, आपके एंटर कैप्चा करना और सबमिट कर देना। सबमिट जैसे ही करते हो तो आपको क्या है, यहाँ पर पूछेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर चीजें एडिट तो नहीं करनी है, आपसे फिर से पूछेगा आपको अभी भी एडिट करनी हो तो कर दो, ऐसा। ये आपके इन्फॉर्मेशन सबकी सब जो आप भरोगे ना इस फॉर्म में आएगी।
आपको एडिट करनी हो तो कर देना, बोला इसके बाद एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए करो। यहाँ पर जो एडिट करनी पूरा चेक कर लेना यहाँ से कि आपको सही है या नहीं सब कुछ। फिर सबको सही होगा तो जितने भी टिक आएंगे ना सब पे यहाँ पे टिक कर देना, सब पे टिक करोगे देन कर देना सबमिट एंड सेंड ओटीपी। ओटीपी जब आप क्लिक करोगे देन आपके पास ओटीपी आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर ओटीपी, तो ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको मोबाइल में ओटीपी फिल कर देना है, देन आपको सबमिट कर देना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो देन आपको क्या है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर, दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। और इस बार एप्लीकेशन नंबर का फॉर्मेट ऐसा रखा गया 250310 ऐसा कुछ रखा गया। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पर। जब आप पहली स्टेप कंप्लीट कर लो तो ये हुई आपकी पहली स्टेप। इसके बाद आप स्टार्ट करोगे क्या, फॉर्म फिल करना, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना अब आपको स्टार्ट करना है, ठीक है जी। ये देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट बताएगा और फी पेमेंट इनकम्प्लीट बताएगा। अब आपको फिल करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब जैसे ही स्टार्ट करोगे तो बताओ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जिससे यहाँ करोगे तो आपको आ जाएगा ऐसा कुछ। ये आपको सबके सब स्टेप कंप्लीट करनी है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप मतलब पहले आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी है, देन आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स, आधार कार्ड वगैरह आपको चाहिए वो सब फिल करना है। नेक्स्ट आपके एग्जामिनेशन जो सेंटर डिटेल्स है वो फिल करनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल, क्लास 11 12 10th 11 12th की आपको डिटेल फिल करनी है। एडिशनल डिटेल कुछ मांगेगा वो फिल करनी है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको देनी है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जो भी आपको पूछेगा। और नेक्स्ट आपको क्या फाइनल जो है सबमिट करना है, आपको फी पेमेंट करना है लास्ट में। तो ये कुछ 8 से 10 स्टेप आपको फॉलो करनी है। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म की सेकंड स्टेप होती है, ठीक है जी। ये आपको पूरी करनी होती है। देन कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको बता रहा है पूरा स्टेटस क्या है कंप्लीटिंग का, जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे तो आपको बताता रहेगा कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर जो देखो टिक भी लगता जाएगा, ठीक है। तो पहले आप स्टार्ट करोगे वहां से, नंबर सबसे पहले आती है आपके पास, वो है आपकी पर्सनल डिटेल। जब पर्सनल डिटेल मांगोगे तो आपको वही पूछेगा, नाम वगैरह वो सब आपको चेक कर लेना। बाकी देखो यहाँ सब चीज पूछ रहा है फिर से, आपके गार्जियन नेम देखो, आपकी वो सब क्या है, क्लास 11 12 वगैरह अपना कहाँ से की है, कौन सा स्टेट है, देखो कैटेगरी क्या है आपकी, है ना, कंफर्म कैटेगरी। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना, कैटेगरी को गलत मत कर देना। मैं फिर से कह रहा हूँ इस बार बहुत सख्त रूल बनाए गए हैं कैटेगरी से, इसलिए बाद में ताकि एडमिशन के समय दिक्कत ना आए, हर साल बहुत दिक्कत आती है। एडमिशन को ध्यान से पढ़ना, ये सब थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आप डायबिटिक हो या नहीं हो, रेजिडेंस कहाँ की हो, फैमिली इनकम वगैरह क्या है, ये सब चीज़ ध्यान से पढ़नी बहुत जरूरी है। इनको आप ध्यान से भरते रहिएगा, ठीक है ना, इसको गलत मत करिएगा। आगे बढ़ते हमारा सो लिखा हुआ है आपके पास कि पहचाने। अब यहाँ पर ये चूज कर लेना कि आपके पास आइडेंटिटी कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चूज करना। मे भी शायद यहाँ पर 2-3 चीजें, आधार कार्ड आपके पास, शायद आपके पास आधार कार्ड के अलावा और भी बहुत सारी आइडेंटिटी चीजें हैं। जैसे आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी हमें एप्लीकेबल होगा, इस वाला ऑप्शन आएगा। आधार कार्ड आपसे जो भी आप चूज करें, जो भी आपके पास ओरिजिनल है वो चूज करना। एक और चीज, आपके आधार कार्ड के अंदर फोटो कोई सी पुरानी नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन आपके आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है और आपके 10th मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ है, ये मैच होना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहूंगा मैं आपकी, ध्यान देना। आपकी वो एक तो आधार कार्ड की, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एक तो कौन सी, अपने आधार कार्ड की जो आपके पास डिटेल्स है आधार कार्ड के अंदर, एंड आपकी जो 10th की जो मार्कशीट है, इन दोनों के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है डीओबी, ये दोनों मैच होना बहुत जरूरी है। आपका नाम और आपकी डीओबी ये मैच होगा ना, तब आपके प्रॉपर तरीके से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेना, उसके हिसाब से आपको जो है सेलेक्ट करना आपका जो आइडेंटिटी कार्ड जो आपको बोला गया है, ठीक है। देन ये आपको डालनी है। देन आईडी कार्ड जैसे ही आप डालोगे तो आई कार्ड का आपको क्या है, ओटीपी आता है, ठीक है ना। सो आई कार्ड, हाँ आधार कार्ड आप डालोगे, यहाँ से देखो आधार आपने चूज किया, आधार नंबर डालोगे, आपका नाम डालोगे, आधार नंबर वगैरह डालना है, कंफर्म आधार संख्या करनी है आपको, उसके बाद कैप्चा डालना है आपको, ठीक है। ये जैसे आप डाल लोगे तो देन आपके पास क्या नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, वो एग्जाम सेंटर। आपको एग्जाम पढ़ लेना, कौन कौन से एग्जाम आप सेलेक्ट करो। देखो यहाँ पे 3 एग्जाम आ रहे हैं, जितने भी एग्जाम आपको देने हैं उस पर आपको टिक कर देना है। सेशन नंबर 1 के लिए अप्लाई करो, सेशन नंबर 1 के लिए सिंपल आप कौन सा मीडियम, हिंदी इंग्लिश कौन सा है वाला सेलेक्ट कर लेना। ये फिर आप चूज चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो सब बाकी सिटी सेंटर कितनी 4 एग्जाम सिटी सेंटर तो पढ़ लेना, चारों का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपने क्या ग्रेजुएशन है अदर, वो सब चीज़ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास वो है आपकी जो दूसरी डिटेल, वो हमारे पास है आपकी डिटेल, आपकी 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट के अंदर जो डिटेल्स आपकी परसेंटेज वगैरह वो सब पूछा गया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपके कहाँ से दिया है, कब पास किया है, वो सब फिल कीजिएगा ढंग से, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और बाकी एडिशनल डिटेल आपको बोला गया, आपकी जन्म स्थान, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो पूछा गया, बाकी स्टेट वगैरह पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, ये सब आप भर सकते हो, ठीक है। एक वजह से कि आप जुड़वा 2 जन एग्जाम दे रहे हो, जुड़वा हो या नहीं, ये सब थोड़ी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा डिटेल पूछी गई है, तो आप नो कर दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पूछा गया आपकी जो हमारे पास आपकी जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपकी फादर मदर या फिर कोई गार्जियन की इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको देनी है एक्स्ट्रा यहाँ पर, ये आप दोगे। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करोगे वो है किसके बारे में, वो है डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कौन कौन से करने होंगे, क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट इस बार मांगा जाएगा। आई थिंक मैंने आपको अभी थोड़ी देर वीडियो के विषय में बताया था कि आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अभी से नहीं मांगा जाएगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ओनली कैटेगरी फिल करनी, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम मांगा जाएगा, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या मांगा जाएगा, अभी ओनली आपकी 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, अगर आपने आधार कार्ड चूज किया तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी वो आपको स्कैन करके लगाना है, 10th की मार्कशीट आपको लगा देनी है, 12th की मार्कशीट तो अभी होगी नहीं, अगर आप 12th
में अब 2025 के अंदर 12th दोगे तब तो आपके पास 12th की मार्कशीट है ही नहीं। अगर आप 12th पास आउट हो तो भी मतलब मार्कशीट तो भी अपलोड नहीं करनी 12th की, कहने मतलब ओनली 10th की अपलोड करनी है बस, ठीक है। 10th के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ क्रॉस चेक होगा, बाकी आपकी फोटो और सिग्नेचर। तो आधार कार्ड, आपकी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना, उसको स्कैन करके लगानी पड़ेगी ढंग से। पासपोर्ट साइज फोटो के अंदर अपना फेस 80% दिखना बहुत जरूरी है, बाकी पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट, क्लियर फोटो देना, ठीक है। आपके दोनों ईयर्स, दोनों कान दिखना बहुत जरूरी है फोटो के अंदर। तो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, ये 4 चीज आपको अपलोड करनी है। देखो 4 चीज के अंदर क्लियर है। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए भी आपको बोला गया, ठीक है ना। और अगर आधार कार्ड का ऑप्शन हो सकता है आपके नहीं आएगा, आधार कार्ड आपने नंबर डाल दिया होगा तो ठीक होगा, दिक्कत नहीं। आधार कार्ड का अपलोड करने का ऑप्शन हो सकता नहीं भी है तो आप 10th मार्कशीट का आ जाएगा, तो 10th मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, या तो 10th मार्क्स या फिर आधार कार्ड, यहाँ पे जो बोला गया आपको करना है। 10th मार्कशीट लिखा तो 10th मार्कशीट आपको कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, वो लास्ट स्टेज आपकी वो है फी पेमेंट। बस यहाँ तक ये लास्ट है, इसके बाद आप कर दो फीस भर देना, इसके बाद फीस पूछेगी, फीस भर देना और देन खत्म। देन ये लास्ट आपको पूछा गया जो है हमारे पास, ये आपका पेज आ गया खत्म। सो दिस इज योर एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा रेप्लिका एंड दिस इज योर डेट्स एंड नोट्स, ठीक है। सो थोड़ी सी वीडियो बड़ी है, मैं मानता हूँ थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, पर वीडियो को अगर आप यहाँ तक पहुंचो तो डेफिनेटली बात आपका सब कुछ क्लियर। अब आपको कुछ ज़्यादा सुनने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची जो मैंने बताई ना, सब कुछ सही है, आपके सामने सब कुछ सही है, ठीक है। तो जल्दी से अप्लाई नहीं किया तो कर दो जल्दी फटाफट से। और बाकी चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम लोग डेली हमारे नाइट में लाइव सेशन चला रहे हैं, तो लाइव सेशन जो है आपको डेली लाइव के अंदर नाइट में आया करो। उसके अंदर भी मैथमेटिक्स का भी अच्छे से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, मैथमेटिक्स भी समझ रहे हैं, और नाटा जी दोनों के अंदर अपन कुछ कुछ जो है चीजें हमारे पास जो है जितनी भी जीके या फिर रीजनिंग वाला पार्ट है इसको भी कर रहे हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन के भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आइएगा रोज नाट को मिलेगा। और बाकी वीडियोस का कौन से चाहिए, वीडियोस क्या डाउट्स है प्लीज कौन से जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।